नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोवर्स, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस की डेट्स आ गई हैं। 16 सितंबर सन 2020 परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए मैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन पेश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आज आपके सामने सैंपलिंग पे स्टडी कराऊंगा। सैंपलिंग और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो सैंपलिंग यानी निदर्शन, जिसका मतलब होता है कि समग्र में से यानी कुल में से किसी एक ऐसी इकाई का चयन करना जो कुल को प्रतिनिधित्व कर सके। देखिए, तथ्य लेने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सेंसस मेथड, जिसे हम जनसंख्या विधि कहते हैं, जिसमें हम समग्र का ही चयन कर लेते हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि जनसंख्या विधि के अंतर्गत हम जनसंख्या जब लेने जाते हैं तो पूरे देश के सभी लोगों से जानकारी लेते हैं और उनसे उस जगह के उनके तथ्यों को कलेक्ट करते हैं, यानी उन चरों को कलेक्ट करके तथ्यों को निकालते हैं। इसे कहते हैं सेंसस मेथड, जनसंख्या विधि। इसके विपरीत जब हमारे पास कम समय हो और हमें बहुत बड़े डाटा पर कम लोगों के साथ डाटा कलेक्ट करना हो, तो हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं जिससे जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे उबलते हुए चावल के पतीले में से कुछ चावल के दानों को बाहर निकाल करके हम उन दानों पर अब हाथ फेर कर ये एहसास लगा सकते हैं या अनुमान कर सकते हैं कि सारे दाने चावल के पके या नहीं पके। तो इस तरीके की विधि को हम निदर्शन विधि कहते हैं। तथ्य संकलन का यह दूसरा विधि होता है। तो इस प्रकार से देखें तो किन्हीं इकाइयों के समूह समग्र में से पूर्व निश्चित योजना अनुसार कुछ निश्चित मात्राओं को, इकाइयों को चुनने की प्रक्रिया प्रतिचयन या प्रतिदर्शन या निदर्शन यानी सैंपलिंग कहलाती है। अब प्रतिदर्श इकाइयों को चुनने के अनेक विधियां और तकनीक का प्रयोग हो सकता है, जिनका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दैव निदर्शन, रैंडम सैंपलिंग। यहाँ पर एक एक प्रकार के सैंपलिंग का वर्णन हम करेंगे। तो सबसे पहले रैंडम सैंपलिंग। देखिए, रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है यादृच्छिक प्रतिचयन। ईश्वर की इच्छा मान करके हमने समग्र इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? यादृच्छिक प्रतिचयन। प्रतिचयन की यह विधि जिसमें इकाइयों का चुनाव पूर्णतः संयोग अथवा दैविक इच्छा पर निर्भर करता है, दैव प्रतिचयन कहलाता है। इस विधि में प्रत्येक इकाई के चुने जाने का स्वतंत्र रूप से सबका चांस होता है, सबके चुने जाने की संभावना बनी होती है। यही नहीं, यह विधि किसी समग्र में से प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने का समान अवसर भी देती है। अब इसके अंतर्गत हम लॉटरी मेथड, कई प्रकार की विधि इसके अंतर्गत भी होते हैं। जैसे लॉटरी मेथड, अब हमने किसी बच्चे को बुलाया और इस क्लास में हमें मॉनिटर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ के 50 बच्चों की एक पर्ची बनाकर अलग अलग पर्ची एक कनिस्टर में या एक टिन में डाल दिया और उस बच्चे से कहा कि इसमें से किसी एक को आप पर्ची चूज करके निकाल लें। बच्चे द्वारा निकाली गई पर्ची में जिसका नाम हुआ, लॉटरी के आधार पर ईश्वर की इच्छा मानते हुए उस व्यक्ति को क्लास का मॉनिटर घोषित कर दिया गया। तो ये क्या हो गया? ये यादृच्छिक यानी ईश्वर की इच्छा पर आश्रित आधारित एक प्रतिचयन होगा। इसी तरह से कार्ड विधि भी अपनाया जा सकता है, जो कि दूसरा उदाहरण हो सकता है, दूसरा प्रकार हो सकता है रैंडम का। एक ताश के पत्तों के 52 कार्ड हैं, हमने से 50 कार्ड ले लिए जो पीछे से एक तरह से हैं और हर तरफ हर एक व्यक्ति का नाम आगे से लिख दिया गया, कार्ड को पीछे से पलट के फेंक दिया गया और उसके बाद एक तोते को बुलाया और कहा कि इनमें से अपने टोट से किसी भी एक कार्ड को टोंक दे या खींच दे। तोते ने जिस कार्ड को खींचा उसके पीछे जिसका नाम था, उस व्यक्ति को ईश्वर की इच्छा समित मानते हुए यादृच्छिक रूप से प्रतिचयनित कर लिया गया। ये भी रैंडम सैंपलिंग का उदाहरण है। इसी प्रकार ग्रिड विधि होता है। ग्रिड विधि जनरली ज्योग्राफिकल क्षेत्रों में प्रयोग किया जाना है। एक उदाहरण के रूप में
छोटा सा खिलौना, आप लोग अक्सर बच्चे देखते हैं जब मेले वगैरह में जाते हैं तो 10 संख्याएं लिखी होती हैं और उसमें छोटा सा बॉल पड़ा होता है। उसके बाद उसे पुश किया जाता है तो बॉल कहीं भी 1 से लेकर 10 तक कहीं भी रुकता है, किसी भी ग्रिड में रुकता है। तो जनरली यहाँ ग्रिड किसी भी एक एरिया से रिलेटेड होता है। तो एरिया आधारित प्रतिचयन को जनरली हम लोग ग्रिड में बांट देते हैं और फिर इसी प्रकार की किसी विधि द्वारा जिस ग्रिड में, यानी जिस ग्रिड में या जिस खाने में गेंदा रुक जाए या लकली चला जाए, जो कहा जाए हमारी सुई, तो उसे हम मान लेते हैं ग्रिड विधि के आधारित। तो ये भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार किसी में। इसी प्रकार एक ट्रिपिड मेथड भी होता है। ट्रिपिड मेथड मिस्टर ट्रिपिड द्वारा बनाई गई पुस्तिका है जिसमें सपोज करिए कि 400 पन्नों की किताब है, 50 बच्चों के हम 8 बार हर एक बच्चे का एक 50 राउंड पे नाम लिख दिए और फिर बीच में से किसी भी पन्ने को खोला और जिसका नाम आ गया उस व्यक्ति को हमने मान लिया मॉनिटर। तो इस प्रकार से यहाँ 100% संभाव्यता सबकी चुने जाने की बनती है और सबकी संभाव्य, इसलिए इसे संभाव्य प्रतिचयन भी कहते हैं, प्रोबेबल सैंपलिंग भी कहते हैं। विभिन्न अन्य प्रतिदर्श विधियों के समान होने के कारण कई बार इन्हें विशेष रूप से हम साधारण दैव प्रतिचयन कहते हैं। अब यहाँ इस बात को समझिएगा, साधारण जनरल रैंडम सैंपलिंग कह देते हैं। अब ये जनरल रैंडम सैंपलिंग को और बेहतर रूप से और भी इसमें रैंडम सैंपलिंग के कैसे प्रकार हो जाते हैं, आगे और भी सैंपल के प्रकार में इस बात को स्पष्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के सैंपलिंग का, जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल प्रतिचयन, आकस्मिक प्रतिचयन, एक्सीडेंटल सैंपलिंग। जब प्रतिदर्श का चुनाव पूर्णतः सुविधा या उपलब्धता के आधार पर किया जाए तथा प्रतिनिधित्वता का कोई ध्यान नहीं दिया जाए, तब चुनाव की यह विधि आकस्मिक प्रतिचयन कहलाता है। अब अचानक एक बार ही हमें चूज करना पड़ जा रहा है, किसी का भी हमें एक झटके से जाना पड़ गया और हमें क्लास में किसी को मॉनिटर से तुरंत सेलेक्ट करना है, बिना सोचे विचारे आकस्मिक रूप से एक व्यक्ति को मॉनिटर सेलेक्ट कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में जिस भी व्यक्ति का चयन होगा वो एक प्रकार से आकस्मिक प्रतिचयन होगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है, आकस्मिक प्रतिचयन यानी एक्सीडेंटल और रैंडम में क्या डिफरेंस है। देखिए, रैंडम में सुविचारित रूप से हम किसी का चयन करते हैं ईश्वर की इच्छा मानकर, जबकि एक्सीडेंटल में हम सुविचारित रूप से चयन तो करते हैं, नहीं, एक्सीडेंटल में हम सुविचारित रूप से नहीं चयन करते हैं, इसमें अनायास जो सामने पड़ जाता है, यानी इसमें प्लान नहीं करते, जबकि रैंडम में प्लान करते हैं, एक्सीडेंटल में प्लान नहीं करते हैं। इसमें जैसा भी सुविधा हमें हुआ वैसा हमने चयनित कर दिया, तो सामने जो पड़ गया हमने उस व्यक्ति को कह दिया भैया आप मॉनिटर हो, थोड़ी देर देखिए मैं आता हूं। इसे कहेंगे एक्सीडेंटल सैंपलिंग। इसके बाद जो तीसरा है वो है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं हिमकुंदक प्रतिचयन, हिम गेंद प्रतिचयन। अब असंभाव्य प्रतिचयन का ऐसा स्वरूप हिम गेंद प्रतिचयन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूचना दाताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब होता यह है कि हम फील्ड में जाकर के डाटा ले रहे हैं और हमें ज़्यादा जानकारी अपने फील्ड के विषय में नहीं है, हम ज़्यादा अपने फील्ड के विषय में नहीं जानते हैं, तो हम किसी से पूछेंगे, कोई हमें कुछ बताएगा और उसके द्वारा
रिफर्ड होकर हम फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस के आधार पर एक से दूसरे व्यक्ति को चयनित करना, एक से दूसरे व्यक्ति तक जाना क्या कहलाता है? हिमकुंडक प्रतिचयन कहलाता है, रेफरेंस के आधार पर। तो हम एक छोटा सा उदाहरण लें। सपोज करिए कि हम यहाँ से कानपुर यूनिवर्सिटी जाते हैं और हमें कानपुर विश्वविद्यालय के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कानपुर स्टेशन उतर के हमने किसी से पूछा, भैया हमें कानपुर यूनिवर्सिटी जाना है। उसने बताया यहाँ से आप सीधा चले जाइए और 2 किलोमीटर दूर ऑटो पकड़ लीजिएगा और वहाँ से आप कचहरी की ऑटो जो जाती है उसको पकड़कर सीधा निकल जाइएगा। वहाँ से 2 किलोमीटर और आगे ऑटो आपको जब छोड़ेगी तो वहाँ आप देख लीजिएगा, वहीं से आपको इसका साधन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 1-2 लोगों से रेफरल होते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी प्राप्त किया। जो रेफरेंस के आधार पर जनरली इस प्रकार की तकनीक को जब प्रयोग किया जाता है तो उसे हम हिमगेंद प्रतिचयन कहते हैं। अब इसे हिमगेंद क्यों कहते हैं? क्योंकि हिम की उपमा पे आधारित है। डाटा का संकलन ठीक जिस प्रकार से हिम के गेंद में हिम की बूंदें मिलने से उसका दायरा बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार से सूचना का दायरा सूचना के गेंद में धीरे धीरे मिलने से बढ़ता जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे यह हिम का गोला है और इस पर हिम की बूंदें गिर रही हैं, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से सूचना का बिंदु शुरू हुआ किसी एक व्यक्ति से मिलने से, उसने रेफरेंस किया और उसके रेफर से किसी और दायरे से कुछ जानकारियां और मिली, तो सूचना का जो बिंदु है वो बढ़ता गया। तो समान आधार के वजह से, ये देखें, समान आधार के वजह से सूचना का दायरा, ठीक है, जैसे हिम का गोला हिम के बिंदु के गिरने से उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, वैसे ही सूचना का दायरा सूचना के जुड़ने से उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। इसी प्रकार समान आधार पर इसे स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अध्ययन समग्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती या आधी अधूरी अपर्याप्त जानकारी होती है एवं सूचनादाताओं से संपर्क करना और उनसे जानकारी इकट्ठा करना कठिन होता है। यह विधि हिम गेंद की उपमा पर आधारित है, जिसमें बर्फ के ढेले के बार बार बर्फ मिलाकर जैसे जैसे गोल किया जाता है उसका आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया स्नोबॉल सैंपलिंग। अब चलते हैं चौथे प्रकार की सैंपलिंग के, जिसे हम कहते हैं पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव, जिसे हम जजमेंटल भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं उद्देशात्मक या निर्णायक प्रतिचयन। देखिए, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला सैंपलिंग का प्रकार है। आप पीएचडी कर रहे होंगे तो आपके सुपरवाइजर 99% सामाजिक या मानविकी विषयों में पर्पसिव सैंपलिंग ही लेंगे, दिलवाएंगे या कहेंगे कि इसी को चयन करिए। कारण है क्योंकि सबसे सेफेस्ट होता है। सेफेस्ट इन द सेंस कि आपने जो पर्पस बना के सैंपल किया वो आपके अनुसार बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है और आपकी कार्य पूर्ति उससे हो रहा था। आपने इसीलिए उसको पर्पस में रखते हुए ध्यान रखते हुए इस पर्पस पे आपने इस सैंपल को लिया। तो जब किसी प्रतिदर्श का चुनाव सुविचारित रूप से किन्हीं परिवर्तनों को आधार बनाकर किया जाता है ताकि
चुनी गई इकाइयों समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, तब इसे उद्देश्यात्मक प्रतिचयन कहते हैं। इसमें शोधकर्ता के निर्णय पर आधारित होने के कारण समग्र के प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना प्रायः समाप्त हो जाता है। जाहिर सी बात है, हमने इसमें पहले से पूरा विचार कर लिया कि हमें ऐसे ही व्यक्ति को सिलेक्ट करना है। ये भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हमें क्लास में मॉनिटर सेलेक्ट करना है। अब हमने जिस व्यक्ति को रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर मॉनिटर बनाया, पता चला कि वो महागधा है, एकदम गुड़गोबर व्यक्ति है। वो अब उसकी पढ़ाई भी खराब हो गई और वो बच्चों को शांत भी नहीं कर पा रहा। हो सकता है ऐसा व्यक्ति हो जो छात्र गतिविधियों में, छात्र नेतागिरी गतिविधियों में अधिक है और पढ़ाई डिस्टर्ब भी करता है और मुझे भी प्रभावित करता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट हो जाए जिसमें डिसिप्लिन नाम की चीज ना हो। अतः मैं चाहता हूं ऐसा व्यक्ति हो जो कि थोड़ा पुराना स्टूडेंट हो, थोड़ा सम्मान रखता हो, सभी बच्चे उसको आदर की दृष्टि से देखते हो, सभी के साथ अच्छा संबंध हो। तो ऐसे व्यक्ति को मॉनिटर सेलेक्ट किया जाना चाहिए मेरी दृष्टि में, ऐसा मैंने योजना बनाया। अब ऐसा सोचकर हमने जिस बालक का सिलेक्शन किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं ऐसा सोच के सिलेक्शन करूंगा तो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर, तो मैं सबके चांसेस तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं अगर ये बात सोचूंगा कि पढ़ने में भी अच्छा हो, मैं ये सोचूंगा जो बहुत डिसिप्लिन वाला आज्ञाकारी बालक हो, मैं ये सोचूंगा कि जो पुराना बच्चा हो, तो नया बच्चा सिलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएगा। कई ऐसी बातें हैं जो मैं अपने फेवर्ड होकर ही किसी को सिलेक्ट करूंगा। तो इस प्रकार से पर्पस को ध्यान में रखकर जब सिलेक्शन किया जाता है, तो इसे हम पर्पजित या निर्णयात्मक या जजमेंटल या उद्देश्यात्मक प्रतिचयन कहते हैं। अब बात करते हैं पांचवें प्रकार की सैंपलिंग की, जिसे हम कहते हैं एरिया सैंपलिंग। तो बात होती है एरिया सैंपलिंग की। अब एरिया प्रतिचयन की वह विधि जिसमें समग्र में से किसी एक क्षेत्र को चुन लिया जाता है, इसे क्षेत्र प्रतिचयन कहते हैं। इस विधि का प्रयोग प्रायः भौगोलिक तथा कृषि क्षेत्रों के अध्ययन में होता है, परंतु आजकल सामाजिक विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो एज यूजुअली आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि वो जहां क्षेत्र का चयन करना हो, तो एरिया आधारित रिसर्च, तो क्षेत्र बेस्ड रिसर्च जहां पर हो रहा है, वहां पर हम एरिया सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो जहां क्षेत्र ज्यादा प्रभावी हो, तो ज्योग्राफी के क्षेत्रों में एरिया पे ज्यादा प्रबल होता है, तो एरिया स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट हो जाता है, क्षेत्र आधारित प्रतिचयन। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं क्षेत्रीय प्रतिचयन, जिसको हम डोमल सैंपलिंग कहते हैं। डोमल देखिए, डोमल से नाम से समझ में आता है रिहायशी एरिया में रहने वाले लोगों के ऊपर। अब लोगों के रहने, घरों की बनावट, घर के अंदर पाए जाने वाले लोगों की विशेषता, ठीक है, विशेष समूह, विशेष समुदाय पर आधारित रिसर्च क्षेत्र इत्यादि इत्यादि को हम डोमल सैंपलिंग कह सकते हैं। अब जहां एरिया सैंपलिंग सिर्फ और सिर्फ एरिया यानी क्षेत्र से संबंधित है, वहां पर डोमिसाइल डोमल सैंपलिंग के उस क्षेत्र में रहने वाले विशेष लोगों से संबंधित है। तो प्रतिचयन की वह विधि एक विशेष प्रकार से जिसमें किसी खास क्षेत्र के घरों को व्यवस्थित ढंग से पूर्व योजना अनुसार चयन किया जाता है। इस विधि की में निर्देश दिए जाते हैं कि चयन किए गए क्षेत्र विशेष के प्रत्येक घर में से किस व्यक्ति को प्रतिचयन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पल्स पोलियो अभियान, घर घर जाते हैं, जैसे आप अक्सर देखें कि वैक्सीनेशन जब बच्चों का होना होता है, तो वो घर घर जा करके, क्या आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चों को टारगेटेड करके जिस जिस घर में छोटे बच्चे हैं उन्हीं को ये ड्रॉप पिलाया जाना। वैक्सीनेशन के लिए अगर जा रहे हैं तो भाई इसी आयु वर्ग, विशेष वर्ग के लोगों को
ड्रॉप देना, वैक्सीनेशन देना। एक तरह से देखा जाए काफी काम की ये विधि है, और इस विधि को सामाजिक रिसर्च में बहुत ज्यादा प्रयोग तो नहीं किया जाता, लेकिन किया जाना चाहिए। मेरे अनुसार बीपीएल श्रेणी का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसे आज हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निर्धारित करने के लिए आय प्रमाण पत्र को रखते हैं। आपको पता है आय प्रमाण पत्र लोग कैसे बना देते हैं? एक वकील ये कहता है 4 लाइन की इनकी आय इतनी है, और कलेक्ट्रेट से मोहर लग जाता है, जांच भी हो जाती है, आय प्रमाण पत्र बन जाता है। परंतु आय प्रमाण पत्र का आधार होना चाहिए घर पे विशेष घर की बनावट। जैसे मान लीजिए कि घर के अंदर अगर प्लास्टर ना हो, छत जो है वो पक्की ना हो, ऐसे घरों को विशेष रूप से इस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए मेरे अनुसार। तो ये बहुत अच्छा होगा, और ये किया जा सकता है तो डोमल सैंपलिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसे हम कहेंगे डोमल सैंपलिंग के आधार पर। अब चलते हैं 7वें प्रकार के, दैट इज क्लस्टर, यानी गुच्छ प्रतिचयन, संभाग प्रतिचयन, क्लस्टर। देखिए एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग में कोई विशेष अंतर नहीं है। स्थान अनुरूप प्रयोग के आधार पर एक झटके में जब किसी एक समूह का चयन कर लिया जाता है तो उसे हम क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। एक समूह को एक झटके में किसी एक बड़े समूह से अलग कर लिया जाना। जैसे क्लस्टर का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुच्छ अथवा समूह अथवा व्यक्तिगत इकाइयों की कुछ गुच्छे या समूह के चुनाव की विधि को गुच्छ प्रतिचयन या संभाग विधि कहते हैं। संभाग प्रतिचयन और क्षेत्र प्रतिचयन में विशेष अंतर नहीं होता, मात्र अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किए जाने की वजह से इनके नामों में अंतर हमने देखना होता है। संभाग विधि में संपूर्ण जनसंख्या को पहले कुछ संभाग यानी कुछ पार्ट्स में विभाजित किया जाता है, तत्पश्चात इनमें से कुछ एक निश्चित मात्रा में कुछ संभागों को दैव प्रतिचयन यानी रैंडम सैंपलिंग के आधार पर चुन लिया जाता है। इन्हें चुने हुए संभागों में से इकाइयों को सभी इकाइयों में दैव प्रतिचयन के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो जनरली अभी मैंने आपको बताया कि एरिया और क्लस्टर कोई विशेष अंतर नहीं है। जब हमारा उद्देश्य क्षेत्र हो केवल तब वही एरिया हो जाता है, और जब एरिया ही केवल ना हो और किसी भी अन्य प्रकार से किसी संभाग किसी पार्ट का चयन करना हो तो उसे हम क्लस्टर सैंपल कहते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो अचानक एक बारगी किसी एक एरिया को, ठीक है, किसी एक पार्ट को, किसी एक क्षेत्र को सेट अलग कर देना। एक एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिए कि आप घर में चावल बना रहे हैं और कुछ रिश्तेदार बढ़े हुए हैं, तो आपको नहीं ज्ञात हो रहा है कि हम कितना चावल बना लें। तो आप चावल से भरी प्लेट ले जाके अपने माता जी के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं कि कितना चावल उबाल दिया जाए। तो वो एक अंदाज से हाँ इतना इतना, ये अलग कर लो, ये इतना, ये सेलेक्ट कर लो, ये इतना है, थोड़ा सा बढ़ा लो, ये भी ठीक रहेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक संभाग एक क्लस्टर में कुछ में इतना इतना सेलेक्ट कर लिया गया, तो इसे कहेंगे क्लस्टर सैंपलिंग। इसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्तरित प्रतिचयन। अब नाम से स्पष्ट होता है कि वर्ग में बांट देना, यानी पहले हम वर्गों में बांटें, क्लास इंटरवल्स में इसको बांटें और फिर उसके बाद चयन करें। वर्गीकृत, छांटना, छांट बटेर कर। तो स्तरित प्रतिचयन किसी समग्र को कुछ प्रासंगिक परिवर्तियों के आधार, रेलेवेंट आधार पर वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग में से कुछ निर्धारित संख्या में इकाइयों को चुनने की विधि कहलाती है। तो अब सपोज करिए हमें क्लास में मॉनिटर सेलेक्ट करना है, तो हम वही उदाहरण इसलिए बार बार ले रहे हैं ताकि वो आपको इजी पड़े।
तो क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में एक मॉनिटर या 5 मॉनिटर सेलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, सबका टेस्ट ले लिया। हमने कहा ऐसा करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने की उनके रैंकिंग के आधार पर उन्हें क्लासिफाइड कर देते हैं, ठीक है। और टॉप 5 बच्चों को हम मॉनिटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, हमने उनका टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद हमने क्लास इंटरवल बना लिया कि सपोज करिए कि 0 से 10 तक कितना पाए बच्चे, जो है 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50। और हमने देखा यहाँ पर 0 से 10 तक में जो बच्चे आए हैं वो 15 बच्चे आए हैं, फिर 20 बच्चे आए हैं, फिर 10 बच्चे आए हैं, 35 हो गए, फिर 8 बच्चे आए हैं और 7 बच्चे आए, 7, 10, 15, 20। अब हमने देखा कि ये क्लास इंटरवल हो गया और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हमने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें 40, 41 से 50 तक में जो 7 बच्चे आए हैं, इन्हीं में से क्लास मॉनिटर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें से हमने 5 बच्चे सेलेक्ट कर लिए। तो ये क्या हुआ कि हमने वर्ग में बांटा, क्लास इंटरवल किया और सर्वाधिक मार्क्स पाने वाले बच्चों में से सेलेक्ट कर लिया। ये हो सकता है डायरेक्ट सिलेक्शन, यानी डायरेक्ट स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड के बाद इसमें और भी स्ट्रेटिफाइड कर दिया जाए। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि ये वर्ग है, अब हर वर्ग से एक एक बच्चे को सेलेक्ट कर लिया जाए। तो एक बच्चा इसमें से निकला, एक बच्चा इसमें से निकला, एक बच्चा इस क्लास से, एक बच्चा इस क्लास से। तो हमने कहा भाई हर वर्ग से एक एक बच्चे से, तो 5 बच्चे में सेट करने थे, मिल गए 5 बच्चे। तो एक ये भी तक प्रक्रिया हो सकती है। तो इसे हम जनरल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे। और इसके बाद अगर इनमें से हमें किसी एक ही का सेलेक्ट करना है, तो हमने कहा भाई 5 में से किसी एक को ईश्वर को आश्रित मान के बना ले। तो यही बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मानेंगे 5 में से किसी एक को। तो ये बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब याद कीजिए, मैंने आपको जहां रैंडम पढ़ाया था वहां जनरल रैंडम सैंपलिंग बताया, क्योंकि बिना स्ट्रेटिफाइड करे जब रैंडमली निकाला गया तो इट विल सेट एज जनरल रैंडम सैंपलिंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने स्ट्रेटिफाइड करके और उसके बाद रैंडमली कर दिया, तो ये बन गया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब इसको यहीं पे मैं लिख देता हूँ एक प्रकार से। देखिए तो ये स्ट्रेटिफाइड, इसी के 9वां प्रकार हो जाएगा। बोर्ड पे दिखना भी चाहिए, हाँ दिख रहा है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। देख रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अच्छा, अब यहां पर एक समस्या और आ रही है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि भाई यहाँ 15 पे एक बच्चा, यहाँ 20 पे एक बच्चा, यहाँ 10 पे एक बच्चा, यहाँ 8 पे, यहाँ 7 पे एक बच्चा। तो प्रोपोर्शन का तो कोई ध्यान दिया ही नहीं गया, अनुपात का कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहीं 15 में, कहीं 20 में, कहीं 7 में, ये अनुपात का ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब अनुपात का ध्यान ना दे करके ऐसे सिलेक्शन किया जाएगा तो ये तो बराबर से सबका चयनित नहीं हो रहा है। तो अब अगर हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम इन फ्रीक्वेंसीज को बराबर रखते हैं, भले ही क्लास इंटरवल कम ज्यादा हो जाए,
ठीक है, तो हम सेलेक्ट करें, तो हम तब सेलेक्ट करेंगे तो उसे वो कहलाएगा प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग या प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब ऐसे कैसे हो सकता है, इसी को बदल दें। हमने देखा भाई ऐसा है कि 10-10 बच्चों का फ्रीक्वेंसी ले लिया जाए, बस कुल मिलाकर हमने फ्रीक्वेंसी पर केंद्रित हो गए और 10-10 बच्चे होने चाहिए। क्लास इंटरवल पहले 10 बच्चों तक का जो भी आया, देखा कि 17 मास तक के बच्चे 0 से 17 तक 10 बच्चे आए, फिर 18 से सपोज करो 28 तक के 10 बच्चे आ गए, फिर ये 29 से 39 तक के 10 बच्चे आ गए, फिर 40 से 46 तक के 10 बच्चे हैं, और फिर 47 से 50 तक के 10 बच्चे हैं। अब यहाँ पे मार्क्स 10 बच्चे हैं जो 0 से 17 तक पाए हैं, 10 बच्चे हैं जो 18 से 28 के बीच के अंक पाए हैं, 10 बच्चे हैं जो 29 से 39, 10 बच्चे हैं जो 40 से 46, 10 बच्चे हैं जो 47 से 50 के बीच में पाए हैं। ये हमने बना दिया। अब इन 10 बच्चों में अब हम हायरार्की इनके अंतर्गत किसी एक को रैंडमली निकाल लें, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, यहां तक क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल सैंपलिंग। अब देखिएगा यहाँ और नाम बढ़ता जा रहा है, यहीं पे रख दे रहा हूं ताकि दिखे आपको बोर्ड में। इसे कहेंगे स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल सैंपलिंग। और जब इसके बाद यहां से रैंडम करके निकाला, मान लो हमें एक एक निकालना है 5 में से, तो एक और बनेगा स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग। देखें तो यहां पर स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग, क्लियर। तो ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड में भी 4 सैंपलिंग यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा आपके सामने। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसे मिटा दें। मैंने आपको अभी 9 प्रकार के 8 प्रकार के बताए, 10-11 प्रकार हो गया। अब मैं आपको एक और बताता हूँ कोटा सैंपलिंग के विषय में। इसी को यहाँ पर 12वां नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, कोटा सैंपलिंग। अब कोटा सैंपलिंग एज यूजुअली कोटा, जिसको हिंदी में यथांश कहेंगे, देखिए जब प्रतिचयन की एक विधि जिसमें संपूर्ण समग्र को किन्हीं परिवर्तियों के आधार पर विभाजित करके प्रत्येक वर्ग में से किसी एक निश्चित मात्रा का इकाइयों का चयन किया जाता है, तो इसे यथांश प्रतिचयन कहते हैं। जैसे हमने क्लास में पहले ही घोषित कर दिया कि इस बार सिलेक्शन महिलाओं में से ही होगा, तो अब जाहिर सी बात, ये आधी आबादी को तो मॉनिटर बनना ही नहीं है, या काफ़ी बहुमत जो है वो रह जाएगी। हमने कह दिया कि इस बार जो मॉनिटर होंगे वो लास्ट ईयर बैच के ही बच्चे होंगे, फेल्ड बच्चे ही होंगे, जो बैक बेंचेस होंगे वही होंगे। तो इसी तरह से किन्हीं आधारों को, ठीक है, लेकर के जब हम स्थिर करते हैं किसी विशेषताओं के आधार पर सिलेक्शन को, तो इसे हम कोटा सैंपलिंग कहेंगे। बहुत सिंपल है ये। अक्सर आप देखते हैं कि इस साल विधानसभा इलेक्शन का क्षेत्र, ये क्षेत्र महिला क्षेत्र घोषित हो गया, ये वार्ड जो है महिला वार्ड हो गया, ऐसा अक्सर होता है, ब्लॉक महिला वार्ड हो गया।
ब्लॉक हो गया। तो ये सारी चीजें, फिर इसका मतलब आरक्षित हो गया। तो आरक्षित हो जाने में ही इसको कोटा सैंपलिंग कहा जाएगा। अब एक और बचता है, लास्ट है बहुचरणीय प्रतिचयन, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। जो बहुत से चरणों में प्रतिचयन किया जाए, सैंपलिंग बहुत से चरणों में, जब अंतिम एवं मुख्य प्रतिदर्श का चयन कई चरणों में संपन्न होता है, तब इसे हम बहुचरणीय प्रतिचयन कहते हैं। विशाल समग्र के कुछ समूहों को उपसमूह, खंडों आदि में विभाजित करके प्रतिचयन के प्रत्येक चरण में एकाधिक इकाइयों के समूह के चुनाव की प्रक्रिया को बहुचरणीय प्रतिचयन कहते हैं। साधारण दैव प्रतिचयन की भांति इसमें प्रतिदर्श इकाइयों का चयन एक चरण में नहीं किया जाता, कई चरण, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो भाई अब एक IAS ऑफिसर का सिलेक्शन होना है तो प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, कई एक चरण हो सकते हैं। तो विशाल समग्र में इकाइयों का प्रत्यक्ष चुनाव करना ना तो संभव है न व्यवहारिक। ऐसे में प्रतिनिधि इकाइयों के चुनाव के लिए बड़े समूहों में से कुछ समूह, फिर छोटे समूह, फिर चुने गए उन समूहों में से उप समूहों में समग्र को विभाजित करने की प्रक्रिया, उनमें से अंतिम इकाई को चयन करने की ये सब कुछ बहुचरणीय प्रतिचयन के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO अपनी कई अध्ययनों में मल्टी स्टेज सैंपलिंग का ही प्रयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रायः किए जाने वाले सर्वेक्षणों में समानता इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम प्रांतों, फिर प्रदेशों, फिर जिलों, तत्पश्चात इन जिलों में स्थित विकास खंडों, उपखंडों का चुनाव होता है। यहाँ मैंने अभी आपको इन प्रकारों का वर्णन किया कि इनको कैसे बांटा जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वर्गीकरण कर देता हूँ, संभावना मूलक प्रतिचयन, असंभावना मूलक प्रतिचयन। संभावना मूलक प्रतिचयन जिसका मतलब प्रतिचयन का वह रूप जिसमें समग्र रूप में से प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना ज्ञात होती है, निर्धारित होती है, संभावना मूलक प्रतिचयन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए साधारण दैव प्रतिचयन। अब क्या है कि सबके चांसेस हैं, सब इसमें क्या 100% सैंपलिंग सबकी हो सकती है। रैंडम सैंपलिंग में क्लास में मॉनिटर सेलेक्ट करना है, सबकी चांसेस है, सबका पर्ची बना लिया गया तो सबका चांसेस है। इसी तरह इस तरह दैव प्रतिचयन स्ट्रेटिफाइड भी किया, दैव प्रतिचयन कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, सबके चांसेस हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इसमें भी क्या है, सबके चांसेस हैं, क्योंकि हम भले ही सब में डेटा बांट रहे हैं लेकिन चांसेस सबका हो रहा है। बहुचरणीय दैव चयन प्रतिचयन, बहुत से चरण मल्टी स्टेज चरण में भी क्या है, इस मॉनिटर IAS सेलेक्ट होगा पर पूरे देश में से सबको चांस होगा, प्रीलिम सब दे सकते हैं, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, सबके चांसेस हैं, इसलिए मल्टी स्टेज सैंपलिंग में। एरिया में भी ऐसे ही होता है, एरिया बनाया गया तो एरिया निर्धारित करने से पहले सबको चांसेस दिया गया। और क्लस्टर सैंपल एरिया ही का दूसरा स्वरूप है, तो ये भी उदाहरण है। तो ये हो गया संभाव्य प्रतिचयन। असंभाव प्रतिचयन जिसमें सबके संभावना ना हो, प्रतिचयन का वह विधि, वह रूप जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना निर्धारण संभव नहीं होता है, संभावनाहीन प्रतिचयन कहलाता है। जैसे आकस्मिक प्रतिचयन, झटके से जो मिला समय, बेटा तुम देखो मैं आ रहा हूँ, अब ये नहीं सोचा कि सबका चयन इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, परफेक्ट रहेगा कि नहीं, सही योजना बनाया कि नहीं बनाया, सामने जो पड़ा उसको मॉनिटर, जो मिला उसे मॉनिटर, बस वही। अब पर्पजिव में भी यही हाल होता है। पर्पजिव में हम पहले से अपना पर्पज साध कर बना रहे हैं, सबका चांस तो मिलेगा नहीं। हमने सोच ही लिया मन में कि भाई ऐसा लड़का हो जो पढ़ने में तेज हो, वही मॉनिटर बनाएंगे, वॉइस में ही बनाएंगे, ऐसा हो जो बड़ा रिस्पेक्ट वाला हो, विरोध ना करता हो। तो सब कुछ जब हमने पहले से निर्धारित कर लिया तो पर्पजिव होगा, तो वो तो झुकावदार होगा। और यथांश यानी कोटा सैंपलिंग भी ऐसे ही होता है। कोटा में भी क्या होता है कि निर्धारण हो गया कि इस बार तो महिला सीट घोषित है, तो सबको चांस होगा ही नहीं। तो ये जो है पूरा सैंपलिंग के विषय में। तो यहाँ पे मैंने आपको सैंपलिंग के प्रकार बताए, सैंपलिंग के वर्गीकरण बताए। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंस्ट्रक्टिव लगा होगा। कमेंट करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैं और भी यूज़फुल पर्पजिव इंस्ट्रक्टिव वीडियोस बनाकर आपके लिए जल्दी आऊँगा। तब तक आपसे लेता हूँ नमस्कार, धन्यवाद।